हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बेसिक साइंस के अंदर द्रव्यमान, भार और घनत्व चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का सेट नंबर 5 है और ये आखिरी सेट है, ये लास्ट सेट है। इसके बाद चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि लीवर एंड सिंपल मशीन भी करवा दीजिए। देखिए, लीवर एंड सिंपल मशीन जो है मैंने आज तक कभी पढ़ाया नहीं है और ना ही मेरी पकड़ है उस चैप्टर पर। लीवर एंड सिंपल मशीन चैप्टर पर मेरी पकड़ नहीं है, इसीलिए मैं वो चैप्टर नहीं करवाऊंगा। तो आप उस चैप्टर का वेट मत कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं ये 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अलावा जो चैप्टर्स पढ़ने हैं बेसिक साइंस के अंदर, वो सारे मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं और वो सब आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो 19 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना, 19 मार्च और 20 मार्च को एग्जाम है, तो 19 से पहले ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। लीवर एंड सिंपल मशीन के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से, वो चैप्टर जो है मेरे द्वारा कंप्लीट नहीं कराया जाएगा क्योंकि मेरी पकड़ उस पर नहीं है। तो द्रव्यमान, भार और घनत्व चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। ये आखिरी वीडियो है इस चैप्टर के अंदर। अब तक जो भी मैंने करवाए हैं द्रव्यमान, भार और घनत्व चैप्टर के अंदर वीडियोज, उनका PDF आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, मैंने डाल दिया है। और ये जो सेट नंबर 5 है ये भी अपलोड हो जाएगा ऐप के ऊपर। और वर्क, पावर, एनर्जी के अंदर भी जो भी आएंगे चैप्टर्स, उन सारे का PDF भी अपलोड कर दिए जाएंगे ऐप पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में। 75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति करती है तो लिफ्ट के फर्श द्वारा मनुष्य पर आरोपित बल होगा। एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट में एक मनुष्य खड़ा है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो लिफ्ट की फर्श है, ये लिफ्ट की जो फर्श है, ये कितना फोर्स लगा रही है इस मनुष्य के ऊपर, यही आपको बताना है। अच्छा, ये जो मनुष्य है इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो, इस मनुष्य के ऊपर एक तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, और ये जो फर्श है ये इस मनुष्य पर ऊपर की ओर बल लगा रही है ना, जो कि है अभिलंब बल, है ना, नॉर्मल फोर्स। और इसी नॉर्मल फोर्स को हम लोग बोलते हैं आभासी भार। वास्तविक भार क्या होता है? वास्तविक भार होता है m इंटू में g, ये वास्तविक भार है। लेकिन यहां पर हमें W' चाहिए क्योंकि W' अभिलंब बल है और यही बल जो है ये फर्श लगा रही है। तो ये कितना हो जाएगा? आभासी भार मैंने आपको बताया हुआ था पिछले वाले वीडियो में, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण a से जाए तो आभासी भार हो जाता है m इंटू g प्लस a, यानी जो वास्तविक भार होता है उससे थोड़ा ज्यादा होता है। m का मान 75 किलोग्राम है, g का मान 10 लेना है, a का मान 2 है, तो 75 गुने में 12 हो जाएगा, 900 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। ये आभासी भार है 900 न्यूटन। वास्तविक भार क्या हो जाएगा अगर हम निकाले तो 75 गुने में 10 यानी कि 750 न्यूटन हो जाएगा। तो देखो, जो आभासी भार है उससे 150 न्यूटन ज़्यादा मिला है। तो ये आभासी भार जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है अगर लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही हो त्वरण A से, तो राइट। तो 900 न्यूटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 900 न्यूटन। 150 किलोग्राम की एक तोप से 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलता है। तोप के पीछे हटने का वेग होगा। यहाँ पर जो हमें सिस्टम दिया है वो तोप और गोले का है ना, तोप और गोले का है। आपने पढ़ा होगा बंदूक और बुलेट, गन एंड बुलेट सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। गन जो है फोर्स लगाती है इस बुलेट पे, तो बदले में बुलेट भी इस गन पे फोर्स लगाती है। और ये जो फोर्स यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लगते हैं समान परिमाण के होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया तो बुलेट भागती है। बुलेट भी सेम अमाउंट का, मान लीजिए कि गन ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस बुलेट पे, तो ये जो बुलेट है ये भी 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाएगी। लेकिन बुलेट जो है काफ़ी हल्की होती है तो 10 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा होता है इसके लिए, तो बुलेट के पास काफ़ी स्पीड आ जाती है। लेकिन यही 10 न्यूटन फोर्स जब इस बंदूक पे लगता है तो बंदूक बस पीछे की ओर झटका खाती है क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है ना। तो समान बल तो लग रहा है, परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, दोनों का त्वरण अलग अलग होता है क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाता है कि जो गन है वो पीछे की ओर जो झटका खाएगी या पीछे की ओर जो गन का वेग होगा कितना होगा, तो उस वेग को तो पहली बात प्रतिक्षेप वेग बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। और फॉर्मूला ये होता है हमारे केस में क्या है कि जो गन है उसके स्थान पर तोप दिया गया है और जो बुलेट है उसके स्थान पर गोला दिया गया है।
तोप और गोला सिस्टम हमारे केस में दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, तोप जो पीछे की ओर गति करेगा उसका हमें चाहिए वेग, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी चाहिए अपने को, रिक्वायर्ड वेलोसिटी चाहिए किसका, तोप का चाहिए, है ना, तोप का चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं गोली का संवेग, गोली नहीं है हमारे केस में गोला है, तो गोला का संवेग, गोला का संवेग कैसे लिखेंगे, गोला का द्रव्यमान और गुने में गोला का वेग, छोटा m छोटा v मैंने लिखा है, बट्टे में बंदूक या तोप का द्रव्यमान, हमारे केस में तोप और गोला है तो तोप का द्रव्यमान, तो इसको मैंने बड़ा सा m दे दिया। तोप बड़ा होता है, गोला छोटा होता है, तो बड़ा v यानी कि तोप का वेग, बड़ा m यानी कि तोप का द्रव्यमान, छोटा m छोटा v जो कि है गोला का द्रव्यमान और वेग। और यहाँ माइनस चिन्ह केवल ये बताता है कि जो गोला है उसके वेग की दिशा और जो तोप है उसके वेग की दिशा विपरीत है, केवल माइनस चिन्ह यही बताता है। अब सारे मान को डालते हैं, m का मान जो है 150 किलोग्राम है और v का मान 60 मीटर पर सेकंड है, सॉरी नहीं ये नहीं 1.5 किलोग्राम है गोले का, 150 किलोग्राम तो तोप का है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, -0.6 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए एक विकल्प होता -0.6 मीटर पर सेकंड, तो हम इस विकल्प को सही आंसर टिक करते, क्योंकि ये है नहीं इसलिए सी हमारा राइट आंसर। यदि वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। 2 द्रव्यमान है, मान लीजिए द्रव्यमान m1 m2 है, उनके बीच की दूरी r है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, है ना, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। ये बल होता है द्रव्यमान के कारण और उस बल को निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है जो आप जानते भी हैं, कैपिटल जी यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, जो 2 वस्तुएं होती हैं उनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान है अगर हम दोनों का डबल कर दें तो ये 2 गुने में 2 4 हो जाएगा ना, तो फोर्स जो है पहले जितना होगा उसका 4 गुना हो जाएगा। अगर हम इसकी त्रिज्या नहीं है, दोनों के बीच की दूरी है, अगर इस दूरी को हम आधा कर दें इसको, इसके कारण भी फोर्स पहले का 4 गुना हो जाएगा, तो टोटल फोर्स जो है पहले का 16 गुना हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर खड़े 50 किलोग्राम के व्यक्ति पर पृथ्वी कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। देखो पृथ्वी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है उसी को हम लोग भार बोलते हैं। तो भार एक्चुअल में क्या है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ये हम लोग लिखते हैं m इंटू जी करके। तो 50 गुने में 10 हो जाएगा, यानी कि 500 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखकर उसकी त्रिज्या में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में कितना वृद्धि या कमी होगी। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए सरफेस पे फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब आप अप्लाई करेंगे, जब आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान चाहिए सरफेस पे। यहाँ जो m है ये मास है प्लेनेट का, वस्तु का नहीं, और रेडियस है प्लेनेट का। ये जो m है और ये r है ये किसके लिए है, ग्रह के लिए है, प्लेनेट का है, ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या। यहाँ पर आप देखो तो g जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है r स्क्वायर, यानी त्रिज्या अगर आप बढ़ाते हैं तो g का मान कम हो जाएगा, त्रिज्या अगर आप कम करते हैं तो g का मान ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या को बढ़ाया गया है तो g का मान कम होगा ना कि बढ़ेगा, तो 2 ऑप्शंस तो ऐसे डिलीट हो जाते हैं, राइट। अब देखो इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाने जाओगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हार्ड सवाल को बड़ी ही आसानी से ये दोनों पॉइंट्स बना करके दे देगा। अगर किसी ग्रह की त्रिज्या में x% की कमी होती है तो गुरुत्वीय त्वरण में लगभग 2x% की वृद्धि होगी। अगर किसी ग्रह की त्रिज्या में x% की वृद्धि होती है तो गुरुत्वीय त्वरण में लगभग 2x% की कमी होगी। हमारे केस में ये पॉइंट काम करेगा। यहाँ पर x के स्थान पर 3 है तो यहाँ पर 2x% की वृद्धि कमी हो जाएगी, तो 2 गुने में 3 6%। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर
गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी पर के मान का 1/4 हो जाएगा। कितनी ऊंचाई पर? आपको ऊंचाई चाहिए, h चाहिए, ठीक। ये अर्थ है। अर्थ के सरफेस पे g का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। यहां पर आप मास डालेंगे अर्थ का, मास डालेंगे आप अर्थ का, यहां पर रेडियस डालेंगे आप अर्थ का, यानी कि कैपिटल M डालेंगे 6 गुने में 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस डालेंगे कितना? 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके, और जी का मान यहाँ पर डालेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मान जो है मिलेगा, ठीक। हमें देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है, इससे कितने ऊंचाई पर जी का मान जो पृथ्वी की सतह पर है उसका 1/4 हो जाएगा। अच्छा, हम पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान घटता है, तो मान लीजिए कि h ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान कुछ और हो जाएगा, मान लीजिए कि जी डैश हो गया। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है r। अब h ऊंचाई पर g का मान कुछ और आएगा, और वो मान निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से, r बाई जी इंटू में r बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। h हाइट पे g का मान निकालने का ये फॉर्मूला है, जहां ये जो g है ये सरफेस पे g का मान है, ठीक है, ये सरफेस पे g का मान है, समझे आप। तो आपसे कहा गया है कि ये जो g डैश है ना, ये सरफेस पे जो g है उसका 1/4 हो गया है। अब बताओ कि h क्या है, तो g डैश के स्थान पर g/4 कर देंगे, है ना, g/4 कर देंगे बराबर g इंटू में r बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। g से g खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, r बाई आर प्लस एच। यहाँ से r प्लस एच इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, यहाँ से h बराबर r हो जाएगा, और ये r कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सरफेस से h हाइट पर g का मान अगर निकालने को बोला जाए तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह पर के गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह पर के गुरुत्वीय त्वरण का मान का आधा हो जाएगा। इस बार हमें डेप्थ में जाना है, गहराई में जाना है, इस बार हमें गहराई में जाना है। मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, ठीक। हम सतह पर मान लो गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, d डेप्थ नीचे जाते हैं, d गहराई नीचे जाते हैं, तो यहां पर g का मान कुछ और होगा, ये याद रखिएगा। सतह से आप चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, g का मान घटता है, तो g का मान कुछ और होगा। मान लीजिए कि यहां पर g का मान g डैश है। अब ये जो g डैश है इसके लिए फॉर्मूला होता है g इंटू में 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस g इंटू में 1 माइनस डी बाई आर। ये जो d है ये डेप्थ है, गहराई है सतह से, ठीक है, गहराई है सतह से। तो यहां पर हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, हमारे केस में जो g डैश है वो बोल रखा है कि जो सतह पर g का मान होता है ना उसका आधा हो जाता है, तो यहां पर g डैश बराबर g इंटू में 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा। g डैश g/2 है बराबर g इंटू 1 माइनस डी बाई आर हो जाएगा। यहाँ पर g से g खत्म हो जाएगा, तो 1/2 बराबर 1 माइनस डी बाई आर, यहाँ से d बाई आर बराबर हाफ हो जाएगा, और d बराबर हो जाएगा r/2। r के स्थान पर 6400 किलोमीटर डालेंगे, बट्टे में 2, 3200 किलोमीटर हो जाएगा। 3200 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को 1/3 कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जो कि समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के।
और व्युत्क्रम अनुपाती होता है दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के। अब इस बार द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया गया है, तो इसको भी 3 गुना, इसको भी 3 गुना, तो टोटल 9 गुना हो जाएगा ना। तो फोर्स जो पहले रहा होगा द्रव्यमान के 3 गुना होने के कारण 9 गुना हो जाएगा। और दूरी को अगर हम 1/3 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो फोर्स इसके कारण भी 9 गुना बढ़ जाएगा। तो फोर्स पहले का जो है 81 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ये हमारा आंसर होगा, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। राइट, फोर्स पहले का 81 गुना हो जाएगा। पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात होता है। पलायन वेग स्केप वेलोसिटी, याद करो मैंने क्या बताया हुआ था पिछले वाले वीडियो में, √2gm/r। यहाँ m है द्रव्यमान किसका, ग्रह का, और r है त्रिज्या ग्रह का। और देखो कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला लिखने के लिए बस यहां से 2 हटा दो। कक्षीय वेग का मतलब हो गया कि उपग्रह को ग्रह के कक्षा में घूमने के लिए जो कम से कम वेग चाहिए होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के कक्षा में घूमने के लिए कम से कम कुछ वेग चाहिए होगा ना। पृथ्वी के कक्षा में उपग्रह को घूमने के लिए कम से कम जो वेग चाहिए होगा वो कक्षीय वेग होता है। तो इसी का अनुपात पूछा है, इसी का अनुपात पूछा है, तो ये √2/1 आ जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। पृथ्वी के लिए स्केप वेलोसिटी कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये याद रखिएगा अर्थ के लिए। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी की ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो यहां पर h आपको क्या दे रखा है कि r/2 है ना, ये r/2 है। मतलब ये हुआ कि ये है 3200 किलोमीटर, है ना, 3200 किलोमीटर, और r है 6400 किलोमीटर। ठीक, तो यहां पर भार बताइए। अच्छा, सरफेस पे भार कितना हो जाएगा, W = mg हो जाएगा। अब g का मान हम जानते हैं कि h हाइट पर चेंज हो जाएगा, तो इसलिए भार भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, तो भार W' हो गया क्योंकि g' हो गया। राइट, तो हमें क्या चाहिए, भार चाहिए। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो W' बराबर हो जाएगा m इंटू में g' मैंने अभी आपको बताया h हाइट के कारण क्या होता है, g इंटू में r/r प्लस h का स्क्वायर, ये बताया, यही मान यहाँ पर डालेंगे, g इंटू में r/r प्लस h का स्क्वायर। ये जो mg है इसके स्थान पर आपको सवाल में w दे रखा है, ये w यही भार है ना, ये देखो भार, तो यहां पर हम लोग कैपिटल W लिख देंगे। r देखो यहां पर हो जाएगा 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर बट्टे में 6400 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर का स्क्वायर, 2 0 से 2 0 यहाँ पर उड़ाएंगे, W गुने में 64 बट्टे में 96 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है 32 से काटेंगे, 32 दूना में 64 और 32 दूना में 64 और 32 तिहाई 96 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4W/9 हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। यदि पृथ्वी अपने कक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान, रोटेशन की बात की गई यहाँ पर, अगर अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर दे, हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर जो है रोटेट करती है ना, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, मान लीजिए कि ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक, तो देखिए पोल पर गुरुत्व त्वरण का मान g होता है, पोल पर गुरुत्व त्वरण का मान g होता है, लेकिन इक्वेटर पर गुरुत्व त्वरण का मान जो है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r होता है। इस दोनों फॉर्मूले को देख करके आपको क्या समझ में आता है, ये जो रोटेशन हो रहा है ना, ये जो घूर्णन हो रहा है, इस घूर्णन के कारण गुरुत्व त्वरण के मान में कोई फर्क नहीं आता पोल पे, क्योंकि देखो ना ओमेगा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, केवल जी है। ठीक, तो रोटेशन के कारण पोल पे जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन रोटेशन के कारण भूमध्य रेखा पे इक्वेटर पे जी का मान जो है कम हो जाता है। भाई कितने से कम हो जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर r से कम हो जाता है।
ओमेगा स्क्वायर आर से कम हो जाता है। अगर ओमेगा ज़्यादा होगा तो ये पूरा मान ज़्यादा होगा, जी में से एक बड़ा मान घटेगा तो जी का मान इक्वेटर पे उतना ही कम हो जाएगा, समझे। लेकिन आपसे यहाँ पर बोला गया है कि क्या हो अगर घूमना बंद कर दे, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा, क्योंकि पोल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और जी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब समझ आना कि भार में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोल पे, लेकिन भार जो है भूमध्य रेखा पे कम हो जाएगा, समझे। भार जो है भूमध्य रेखा पर कम हो जाएगा, राइट। क्या होगा जब घूमना बंद कर दे, अगर घूमना बंद कर दिया जाए तो जो ये ओमेगा है ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अगर घूमना बंद कर दे तो इक्वेटर पर जी का मान जो है पहले से ज्यादा हो जाएगा, पहले जी में से कुछ घट रहा था अब नहीं घट रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर आर से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और पोल पर क्या होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, रोटेशन से कोई मतलब ही नहीं है पोल पर जी का, ठीक है। जी को कोई मतलब नहीं है पोल पर रोटेशन से, बढ़ जाए तेज हो जाए धीमी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेटर पे फर्क पड़ता है, इक्वेटर पे फर्क पड़ता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक ग्रह का व्यास और औसत घनत्व पृथ्वी का व्यास एवं औसत घनत्व का 2 गुना है, इसके तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। घनत्व दिया हुआ है, व्यास के बारे में बोल रखा है, तो पृथ्वी की सतह पर या फिर कोई भी ग्रह उसके सतह पर जी का मान निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक। अच्छा, मास बराबर हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम होता है, ठीक। डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम होता है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं, ठीक। तो G इज इक्वल टू कैपिटल G बाई आर, मास के स्थान पर लिखेंगे डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो कैपिटल G बाई आर इंटू में डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा, गोला 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर होगा जी बाई आर स्क्वायर, क्यूब से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो जी बराबर हो जाएगा 4/3 जी रो आर, ठीक। अब यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो ये जी है ये आर के समानुपाती है और जो घनत्व है उसके समानुपाती है। तो अगर आप आर को डबल कर दो, यहां पर देखो जो व्यास है डायमीटर है वो डबल हो चुका है, तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, तो जो जी है ये डबल हो जाएगा, जी जो है वो डबल हो जाएगा, और घनत्व को अगर आप 2 गुना करेंगे तो भी जी डबल हो जाएगा, पहले का डबल हो जाएगा, तो टोटल जो है 4G हो जाएगा, तो 4G हमारा आंसर हो जाएगा, समझे आप। एक ग्रह का व्यास एवं औसत घनत्व, पृथ्वी का जो व्यास है औसत घनत्व है उसका आधा है, इसके तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा G बराबर 4/3, उसके बाद G रो R, ये देखा, तो G जो है क्या हो जाएगा, व्यास आधा हो गया यानी कि रेडियस आधा, तो G का मान इसके कारण आधा हो जाएगा, डेंसिटी भी आधा तो इसके कारण भी आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर G/4 हमारा आंसर होगा, C हमारा आंसर। ये जो फॉर्मूला है ये डेंसिटी के टर्म में है, ठीक है, डेंसिटी के टर्म में है और ये मास के टर्म में है। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 700 ग्राम है, एक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 1/7 तथा त्रिज्या पृथ्वी की आधी है, तो इस पिंड का भार कितना होगा। पिंड का भार अलग होगा, है ना, पिंड का भार अलग होगा, और अलग भी क्यों होगा, क्योंकि जी का मान अलग होगा, तो जी बराबर होता है कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। अब बोल रखा है कि जो द्रव्यमान है वो पहले का 1/7 हो जाए और जो त्रिज्या है वो पहले की आधी हो जाए, तो जी के मान में क्या फर्क आएगा, द्रव्यमान के 1/7 होने के कारण ये 1/7 हो जाएगा, त्रिज्या अगर आधी हो जाती है या आर स्क्वायर होगा तो जी का मान पहले का 4 गुना हो जाएगा। यहां जो जी आएगा उसको मैंने जी डैश बोल दिया, ठीक है, जी डैश बोल दिया, तो इस जी के स्थान पर हम लोग 10 लेंगे। देखो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं भार m इंटू में जी डैश, m जो है वो 700 ग्राम दे रखा है आपको, जी डैश के स्थान पर हम लोग ये लिखेंगे, जी डैश के स्थान पर हम लोग ये लिखेंगे
10 गुने में 1/7 गुने में 4, तो 10 गुने में 1/7 गुने में 4। ठीक, अच्छा ये 700 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं 1000 से भाग लगा करके, 2 0 3 0 3 0 यहाँ पर खत्म, 7 से 7 खत्म, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। चेक कर देना, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। एक बार आप खुद से चेक कर लीजिए बना करके। हमें बस यहाँ पर जी डैश निकालना था, हमें बस यहाँ पर जी डैश निकालना था, समझे आप। तो यहाँ पर हमने जी लिखा, अर्थ का जी लिखा। अब ये जी डैश किसका है? उस ग्रह का है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 है और त्रिज्या पृथ्वी की आधी है। उसके हिसाब से पहले जी डैश निकाला, फिर यहाँ पर एम जी डैश के स्थान पर ये मान पुट कर दिया। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि एक ग्रह का द्रव्यमान व त्रिज्या पृथ्वी के लिए संगत राशियों की तुलना में क्रमशः 4 एवं 2 गुना है, तब इस ग्रह से पलायन वेग क्या होगा? तो पलायन वेग का फॉर्मूला होता है √2gm/r। ये पलायन वेग समानुपाती है द्रव्यमान के वर्गमूल का और व्युत्क्रमानुपाती है द्रव्यमान त्रिज्या के वर्गमूल का। ठीक, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ पे है। अब एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना है, तो यहां पर हम 4 डालेंगे तो 2 बन के बाहर निकलेगा। जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो यहां पर हम 2 डालेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा। तो ये 22.4 हो जाएगा और बट्टे में 1.41 से भाग लगाएंगे तो 15.8 किलोमीटर पर सेकंड हमारा आंसर आएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 20 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वस्तु का भार क्या होगा? पृथ्वी के सतह पर 20 न्यूटन है ना, 20 न्यूटन है तो W बराबर mg होता है, यानी जो द्रव्यमान है वो 20/10 यानी कि 2 kg है, न्यूटन नहीं 2 kg है। तो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, पृथ्वी की सतह पर 2 किलोग्राम है, तो कहीं भी चला जाए 2 किलोग्राम ही द्रव्यमान रहेगा। 6400 किलोमीटर की हाइट पर जाना है तो भार बताओ। 6400 किलोमीटर पर भार अलग होगा, यहाँ पर भार 20 न्यूटन है, 6400 किलोमीटर पर भार अलग होगा। पक्का है कि 20 न्यूटन से कम ही होगा, क्योंकि हम ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान कम होगा, इसलिए डब्ल्यू का मान यानी कि भार का मान कम होगा। कितना भार आएगा वही आपको निकालना है। ये भार में अंतर क्यों आ जाएगा? क्योंकि जी के मान में अंतर आ जाएगा। 20 न्यूटन तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऊंचाई पर गए हैं तो भार पहले से कम होगा, क्योंकि जी का मान कम होगा। तो ये डब्ल्यू डैश बराबर हो जाएगा 2 गुने में, अब जी डैश चाहिए तो एच हाइट पर जाने पर जी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? जी इंटू में r/r प्लस एच का स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पर चिपकाएंगे, जी गुने में r/r प्लस एच का स्क्वायर, 2 गुने में 10 गुने में 6400 किलोमीटर लिखेंगे। आप बोलेंगे किलोमीटर में क्यों डाल रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कीजिए, एसआई मात्रक में कन्वर्ट कीजिए। देखो यहाँ पर आप डालोगे 6400 किलोमीटर, नीचे भी किलोमीटर में, ठीक। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे पावर -3 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे, रेशियो कट जाएगा, वो रेशियो जाएगा, वो कट जाएगा, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6400 प्लस 6400, 2 गुने में 10, 6400 बट्टे में 2 गुने में 6400, ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, 10 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही बनाया क्या? नहीं, गलत बनाया, गलत बनाया, गलत बनाया। गलत इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर भी तो है। 2 गुने में 10 गुने में ये 1/4 हो जाएगा, तो 2 दूनी में 4, 2 पंचे में 10, 5 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। सी हमारा राइट आंसर होगा। एक पिंड को ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण है। पिंड है, ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंका गया है और नीचे तो इस पर जी लग ही रहा है, तो जो ए इफेक्टिव होगा, त्वरण जो होगा वो जाएगा ए माइनस में जी।
सी हमारा आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए कि ए त्वरण से नीचे फेंका जाता है तो जी भी नीचे, ए भी ऊपर, तब ए इफेक्टिव जो है वो ए प्लस जी होता। दो ग्रहों के सतहों पर स्वतंत्र गिरने का त्वरण समान होगा यदि इन ग्रहों के समान हो। दो ग्रह हैं, सतह पर जी का मान निकालने का फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये तो पूरे ब्रह्मांड के लिए नियत होता है। अगर मान लीजिए दोनों ग्रह के लिए ये एम बटा आर स्क्वायर ये अगर नियत हो जाए, सेम हो जाए, वैसे केस में दोनों के लिए जी जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक, तो द्रव्यमान बट्टे में त्रिज्या का स्क्वायर, द्रव्यमान बट्टे में त्रिज्या का स्क्वायर। यदि पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार बराबर होता है m इंटू में g। ठीक, g का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, g का मान कम होगा तो भार कम होगा। अब इक्वेटर पे g का मान हम लोगों ने अभी देखा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। अगर आप यहाँ पर ओमेगा बढ़ाते हो, अगर आप यहाँ पर ओमेगा बढ़ाते हो तो g का मान जो है पहले से घट जाएगा ना। ओमेगा बढ़ाओगे तो ये पूरा मान बढ़ेगा, ये पूरा मान बढ़ेगा मतलब g में से एक बड़ा वैल्यू घटेगा, तो g का मान घट जाएगा तो भार कम हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हवा का घनत्व होता है, एयर का डेंसिटी डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किलोग्राम, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बी हमारा आंसर सीजीएस मात्रक में है। यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़कर अपनी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या की आधी कर ले तब गुरुत्व त्वरण होगा। तो गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला ये होता है, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर आप इसको 1/2 कर देंगे, अपनी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या की आधी कर लें, तो ये जो है पहले का 4 गुना हो जाएगा। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम चाहिए, वायु चाहिए, और ये वायु माध्यम अनुपस्थित है चंद्रमा पर, तो एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? देखो, चांद से अगर पृथ्वी पर पत्थर को लाते हैं तो उसका भार बढ़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान ज्यादा होता है। जी का मान जहां ज्यादा होगा भार वहां ज्यादा होगा। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका भार बदल जाएगा, वो भी भार बढ़ जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। तो बी हमारा आंसर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि? जब हम पहाड़ी पर जाएंगे मतलब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, ऊंचाई पर जाएंगे तो जी का मान कम हो जाएगा, जी का मान कम हो जाएगा मतलब कि भार कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा तो जो गेंद है वो अधिक ऊंचाई तक उछलेगी। तो पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? देखो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गुरुत्व त्वरण होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ही 0 हो जाए तो गुरुत्व त्वरण भी 0 हो जाएगा, तो भार भी 0 हो जाएगा। तो W बराबर m इंटू में g होता है, m इंटू में g होता है, g अगर 0 हो जाएगा तो भार 0 हो जाएगा। तो वस्तु का द्रव्यमान 0 हो जाएगा, द्रव्यमान 0 नहीं होगा, वस्तु का भार 0 हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ए हमारा आंसर। तो सेट नंबर 5 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। लास्ट ये वीडियो था। अब हम लोग मिलते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी वाले सवालों के साथ। थैंक यू सो मच।